हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 41 अभिमन्यु परिणीति। जमीन पर मरे हुए आदमी की कलाई पर जो निशान बने हुए थे, वह निशान अभिमन्यु को काफी ज्यादा अजीब लगे। उसने तुरंत अपना फोन निकाल कर उस निशान की तस्वीर ली और साकेत को देखते हुए कहने लगा, यानी कि यह काम किसी नॉर्मल इंसान ने नहीं किया है, बल्कि वह कोई ताकतवर इंसान है। शायद हम उसे जानते हैं, लेकिन उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। अभिमन्यु की बातों को सुनकर साकेत हैरानी से कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अभी तक हमारे हाथ कोई सबूत नहीं लगा है। ऐसे में हम किसी पर भी यकीन नहीं कर सकते हैं। नहीं हम उसके चेहरे को पहचानते हैं, नहीं हम जानते हैं कि उनके ग्रुप का नाम क्या है। जिस तरह से उसका साथी भी सच बताने से पहले खुद की जान कुर्बान कर रहा है, उससे यही साबित होता है कि वह कोई आम इंसान नहीं है और वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। साकेत की बातों को सुनकर अभिमन्यु के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसे देखकर साकेत कहने लगा, तो फिर हम इस आदमी का क्या करेंगे? क्योंकि हमें तो पता भी नहीं है कि इसका साथी कौन है और उसके पास भेजने में भी हमें काफी दिक्कत होगी। साकेत की बातों को सुनकर अभिमन्यु शैतानों की तरह मुस्कुराते हुए कहता है, तुम वही करो जो मैं करने को कह रहा हूँ। फिर देखना इन दोनों आदमियों के टुकड़े इसके मालिक के पास खुद ब खुद पहुंच जाएंगे। ये कहकर अभिमन्यु ने साकेत को इशारा किया और चुपचाप वहां से निकल गया। इधर कुछ समय बाद परिणीति परिवार के साथ घर पहुंच चुकी थी। उन लोगों ने काफी शॉपिंग की और घर आते ही सभी औरतें मनोज मल्होत्रा को अपने पसंद किए हुए कपड़े दिखाने लगे। मनोज मल्होत्रा जानते थे उनके घर की सभी लड़कियां जब भी कपड़े खरीदती है तो उन्हें जरूर दिखाती है। वही परिणीति किचन में जाकर पकौड़ी और चाय बना रही थी। कुछ समय बाद जब वह चाय और पकौड़े लेकर मनोज मल्होत्रा के पास आई, तो वह मुस्कुराते हुए कहने लगी, पापा यह मैंने बिल्कुल वैसे ही बनाए हैं जैसे आप खाना चाहते हैं, इसलिए कोई आपको खाने से नहीं रोकेगा। परिणीति की बातों को सुनकर मनोज मल्होत्रा खुश होकर कहते हैं, तुम्हारे आने से मुझे ये सब खाने को मिल रहा है, वरना तुम जानती नहीं हो मुझे कितना ज्यादा हेल्दी खाना मिलता था, जो खाने का मन भी नहीं करता था। मनोज मल्होत्रा की बातों को सुनकर नायरा उनको गले लगाकर कहती है, पापा आप परिणीति को जानते नहीं हो, वह ऐसा ऐसा खाना बना देती है कि पेशेंट को भी वह बहुत अच्छा लगे खाने में, और भले ही आप पेशेंट नहीं हो, लेकिन डॉक्टर ने आपको ज्यादा मसालेदार खाने से मना किया है और तेल में तला खाने से भी मना किया है। पर आप फिक्र मत करो, परिणीति अपने जादू का इस्तेमाल करके ना आपके लिए बेहतर से बेहतर खाना बना कर देगी। आपको पता है जब मैं समीक्षा परिणीति कॉलेज जाया करते थे, तब परिणीति कैंटीन का खाना नहीं खाती थी और मैं समीक्षा पूरा टाइम कैंटीन का खाना खाया करते थे। एक दिन परिणीति खुद के हाथों का बनाया हुआ खाना कॉलेज लेकर आई। इसके बाद मैंने और समीक्षा दोनों ने ही कैंटीन का खाना छोड़ दिया। हालांकि समीक्षा परिणीति की बहन है, लेकिन परिणीति की माँ उसे किचन का काम करने के लिए नहीं देती थी। उनका एक ही कहना था, काम बाद में, पहले पढ़ाई, जिस वजह से परिणीति को खाना बनाने का उतना मौका नहीं मिलता था। नायरा की बातों को सुनकर प्रेरणा मल्होत्रा मुस्कुराते हुए कहती है, झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है तुम परिणीति को काफी सालों पहले से जानती हो, तभी तो तुम्हें उसके बारे में इतनी जानकारी है। प्रेरणा मल्होत्रा की बातों को सुनकर नायरा मुस्कुरा कर कहती है, छोटी मम्मी, समीक्षा मेरी क्लासमेट थी और समीक्षा परिणीति की बहन है, लेकिन समीक्षा से ज्यादा मेरी अटैचमेंट परिणीति से रहा करती थी, इसलिए मुझे समीक्षा से भी ज्यादा परिणीति पसंद है, और यह बात अगर समीक्षा को पता चल गई ना तो वह मुझसे नाराज हो जाएगी, इसलिए मैं उसे यह बात कभी नहीं बताती हूँ। नायरा की बातों को सुनकर परिणीति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी सभी घर वाले भी मुस्कुराने लगे। उसी वक्त अभिमन्यु गुस्से में घर के अंदर आया। अभिमन्यु को गुस्से में देखकर नायरा की तो हवा टाइट हो गई।
क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बातों को अभिमन्यु ने सुन लिया है। वही परिणीति ने जब अभिमन्यु को घर आते हुए देखा तब वह तुरंत नायरा के पास जाकर खड़ी हो गई। उसी वक्त मनोज मल्होत्रा अपने बेटे को देखकर उसे रोककर कहने लगे, अब घर आ ही गए हो तो हमारे साथ बैठकर थोड़ी बातें ही कर लो। मनोज मल्होत्रा की बातों को सुनकर अभिमन्यु के कदम वहीं रुक गए। उसने एक नजर पीछे मुड़कर अपने परिवार को देखा और फिर वहां से जाते हुए कहने लगा, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है जो मैं यहाँ पर रहकर बर्बाद करूं। घर आ गया हूं इसका मतलब यह नहीं कि मुझे और काम नहीं है। इतना कहते कहते अभिमन्यु अपने कमरे तक पहुंच गया। वही अभिमन्यु के जाते ही नायरा एक चैन की सांस लेकर खुद से कहती है, अभिमन्यु भाई को जब भी देखती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। पता नहीं क्यों, ऐसा लगता है जैसे हर समय वह गुस्से में रहते हैं। वैसे तो ये बात सच है, मैंने कभी उनको मुस्कुराते हुए नहीं देखा। नायरा की बातों को सुनकर परिणीति हैरानी से कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या वह मुस्कुराते नहीं है? मतलब तुम तो अपने भाई को बचपन से जानती हो ना, तुमने कभी उन्हें मुस्कुराते हुए देखा ही होगा। परिणीति की बातों को सुनकर नायरा हंसते हुए कहती है, भले ही मैं भाई को बचपन से जानती हूँ, लेकिन कम से कम कह रही हूँ, मैंने भाई को कब हंसते हुए देखा था, मुझे खुद भी याद नहीं। ये बात तो तुम्हें मम्मी और पापा ही बता सकते हैं। एपिसोड 42 परिणीति गई हॉस्पिटल। नायरा की बातों को सुनकर परिणीति हैरानी से उसे देख रही थी, लेकिन फिर ज्यादा ना सोचकर वह चुपचाप किचन में चली गई। इधर आकृति मल्होत्रा सारा सामान लेकर अपने कमरे में जाने लगी। इधर परिणीति किचन का सारा काम करने के बाद जब लिविंग एरिया में पहुंची तो उसने देखा वहां पर मनोज मल्होत्रा और नायरा एक दूसरे से बात करते हुए पकोड़े खा रहे हैं। ये देखते ही परिणीति अपने पेट पर हाथ रखकर कमरे की ओर जा रही थी। शायद उसके पेट में दर्द कर रहा था और यह बात उसके चेहरे से ही पता चल रही थी। मनोज मल्होत्रा की नजर जैसे ही परिणीति पर गई, वह अपने पकोड़े छोड़कर तुरंत वहां से उठकर परिणीति के पास आकर कहते हैं, क्या हुआ बेटा, आपने अपना पेट क्यों पकड़ा है? क्या आपका पेट दर्द कर रहा है? मनोज मल्होत्रा की बातों को सुनकर परिणीति उन्हें देखते हुए कहती है, हाँ पापा, शायद बाहर ज्यादा खाने की वजह से मुझे पेट में प्रॉब्लम हो गई है और मैंने यहाँ आते ही सबसे पहले गर्म पानी पिया है। लेकिन पता नहीं क्यों, ये दर्द खत्म नहीं हो रहा है। बहुत अजीब दर्द है, इससे पहले ऐसा दर्द कभी नहीं हुआ है। पर आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं दवाई खा लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। परिणीति की बात सुनकर मनोज मल्होत्रा उसे देखते हुए कहते हैं, यह कोई छोटा मोटा दर्द नहीं है। तुमने कहा ना ऐसा दर्द पहले कभी नहीं हुआ है तो जरूर कोई बात है। तुम एक मिनट रुको, मैं इवान को घर बुलाता हूँ। मनोज मल्होत्रा ने ये कहते हुए अपना फोन निकाला, लेकिन तभी परिणीति उन्हें रोकते हुए कहती है, नहीं पापा, इस समय वह अस्पताल में पेशेंट को देख रहे होंगे और मेरी वजह से उन्हें खामखा तकलीफ होगी। यह मुझे नहीं पसंद। अगर 5 मिनट में ठीक नहीं होगा तो मैं खुद हॉस्पिटल चली जाऊंगी। परिणीति की बातों को सुनकर मनोज मल्होत्रा थोड़ा गुस्से में कहते हैं, यह आप क्या कह रही हो बेटा? आपको दर्द हो रहा है और आप 5 मिनट इंतजार करना चाहती है। ज्यादा समय बर्बाद मत कीजिए, नायरा आपको इवान के अस्पताल लेकर जाएगी। ये कहकर मनोज मल्होत्रा नायरा को देखते हुए कहते हैं, नायरा तुम देख रही हो ना, परिणीति को कितनी तकलीफ हो रही है। तुम इसके साथ इवान के अस्पताल जाओ और इसका चेकअप करवाओ। नायरा, जो परिणीति की बातों को सुनकर पहले ही परेशान थी, अपने पापा की बात सुनते ही वह बिना वक्त गवाए अपना फोन लेकर परिणीति के साथ घर से बाहर निकल गई। हालांकि परिणीति जाना नहीं चाहती थी, लेकिन वह मनोज मल्होत्रा को नाराज भी नहीं कर सकती थी। कुछ समय बाद नायरा परिणीति को इवान के अस्पताल लेकर आई। परिणीति इवान के अस्पताल को पहली बार देख रही थी, जो दिखने में काफी ज्यादा बड़ा था और ये शहर का नंबर 1 हॉस्पिटल भी था। नायरा जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर आई, उसने सामने रिसेप्शनिस्ट को देखा।
इसके बाद वह उससे बात करने के बाद परिणीति को लेकर इवान के केबिन में पहुंची। इधर केबिन में आते ही नायरा और परिणीति ने देखा कि केबिन पूरा खाली है, वहां कोई भी नहीं था। जिसके बाद परिणीति नायरा को देखने लगी, तो नायरा परिणीति को वही सोफे पर बिठाकर इवान को कॉल करने लगी। वह इवान को कॉल कर ही रही थी कि तभी केबिन का दरवाजा खुला और इवान ने अपना हॉस्पिटल का जैकेट उतार कर सोफे पर रखा। सामने परिणीति को देखकर उसे काफी हैरानी हुई। उसने सोचा नहीं था उसकी भाभी उसके अस्पताल तक आ जाएगी। हालांकि नायरा ने उसे काफी बार कॉल किया था, लेकिन ऑपरेशन रूम में रहने की वजह से उसने एक बार भी उसके कॉल को देखा नहीं। सामने परिणीति और नायरा को देखकर इवान हैरानी से कहता है, भाभी आप यहाँ, वह भी इस समय, आने से पहले आप लोगों ने बताया भी नहीं। इवान की बात को सुनकर नायरा मुंह बनाकर कहती है, भाई आपने अपना फोन देखा है? मैंने आपको 50 कॉल किए, लेकिन आपने एक बार भी कॉल रिसीव नहीं किया। मैं परिणीति को यहाँ लेकर आया क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा था। वैसे तो पापा आपको घर बुलाने वाले थे, लेकिन परिणीति ने ही मना कर दिया, इसलिए मैं इसे यहाँ लेकर आई हूँ। आप जल्दी से इसका चेकअप कीजिए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। परिणीति ने ये भी कहा है ऐसा दर्द उसे कभी नहीं हुआ है। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं कुछ हो ना जाए। आप प्लीज जल्दी से चेकअप कीजिए, बाकी का काम बाद में कीजिएगा। नायरा की बातों को सुनकर परिणीति उसे रोकते हुए कहती है, नायरा शांत हो जाओ, मैं अब ठीक हूँ, अब दर्द थोड़ा काम हो चुका है। तुम्हें इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए, और वैसे भी मैंने कहा ना, दवाई ले लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। परिणीति की बातों को सुनकर इवान उसे अपने साथ केबिन में बने हुए छोटे से कमरे में लेकर गया और उसे वहां लिटाकर मशीन के द्वारा उसके पेट की जांच करने लगा। हालांकि परिणीति को काफी अजीब लग रहा था, लेकिन उसने इस समय इवान को देवर की नजर से नहीं बल्कि एक डॉक्टर की नजर से देखा। परिणीति का चेकअप करने के बाद इवान उसे बाहर लेकर आया और नायरा को देखकर कहने लगा, क्या तुमने भाभी को बाहर का खाना खिलाया है? शायद बाहर का खाने की वजह से उन्हें अपने पेट में दर्द हो रहा है। फिक्र मत करो, मैं इन्हें दवाई दे रहा हूँ, जो बहुत ज्यादा असर करेगी। तब तक तुम भाभी के साथ यहीं बैठो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। ये कहकर इवान अपना जैकेट लेकर वापस केबिन से बाहर चला गया। इवान के जाते ही नायरा परिणीति से कहती है, तुम ठीक हो ना? क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? फिक्र मत करो, भाई जो दवाई देंगे ना, उससे तुम्हें बेटर फील होगा और तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। एक काम करो, तुम तब तक भाई की जगह पर जाकर बैठो, मैं भाई से पूछकर आती हूँ कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये कहकर नायरा परिणीति को इवान की कुर्सी पर बिठाकर मुस्कुराकर वहां से बाहर चली गई। जब नायरा उसे कुर्सी पर बिठा रही थी तब उसे काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि यह पहली बार था जब वह किसी के केबिन में कुर्सी पर बैठ रही थी। लेकिन तभी उसने सामने कुछ रिपोर्ट को देख लिया, जिसको देखकर उसे कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन फिर भी वह उसे पढ़े जा रही थी। एपिसोड 43, एक अजनबी से मुलाकात। परिणीति फाइल को देखते हुए उसे पढ़ रही थी। तभी केबिन का दरवाजा खुला। वह इतनी ज्यादा फाइल में खो चुकी थी कि उसने सर उठाकर सामने इंसान को भी नहीं देखा। तभी एक आदमी ठीक उसके सामने बैठकर उसे देखने लगा। उस आदमी के साथ 3 लोग और मौजूद थे, जो अपने हाथों में बड़ी बड़ी बंदूक लिए उसके पीछे ही मौजूद थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके बॉडीगार्ड हो। परिणीति को जब एहसास हुआ कि सामने कोई है और कुछ कह नहीं रहा है, तब वह जाकर अपना असर उठाकर सामने बैठे शख्स को देखने लगी। वह आदमी परिणीति में इतना ज्यादा गुम हो गया था कि वह ये तक भूल गया था कि आखिर वह करने क्या आया था। परिणीति की नजरों को अपनी नजरों से मिलते हुए देखकर वह मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है अस्पताल के डॉक्टर चेंज हो गए हैं। मानना पड़ेगा, हॉस्पिटल में इतने खूबसूरत डॉक्टर भी रहते हैं। सामने बैठे शख्स की बातों को सुनकर परिणीति जल्दी कुर्सी से उठते हुए कहती है, ऐसी बात नहीं है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मैं तो यहाँ पर बस ऐसे ही बैठी हुई थी। मुझे माफ कीजिएगा, आप बस 2 मिनट दीजिए,
मैं अभी डॉक्टर इवान को बुलाकर आती हूँ। परिणीति को घबराते हुए देखकर वह आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, ओह आई एम सॉरी, वैसे आपको देखकर लग रहा है आप डॉक्टर हो। बाय द वे मेरा नाम अंकुश ओबरॉय है और आपका। अंकुश ओबरॉय की बातों को सुनकर परिणीति उसके पीछे बॉडीगार्ड को देखने लगी। ना जाने क्यों इतने हटे कट्टे बॉडीगार्ड को देखकर उसे अचानक से अभिमन्यु का ख्याल आया। जब भी अभिमन्यु कहीं भी जाता है तो इन्हीं तरह के बॉडीगार्ड उसके पास भी मौजूद रहते थे और उन्हीं बॉडीगार्ड को देखकर यह पता चल रहा था कि अंकुश ओबरॉय बहुत ज्यादा अमीर इंसान है। लेकिन परिणीति उसे पहचानती नहीं थी। वह मुस्कुराए और उसे देखकर कहने लगी, मेरा नाम परिणीति है। वैसे डॉक्टर इवान मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं तो बस उनकी जगह इसलिए बैठी थी क्योंकि वह बाहर गए हुए थे और उसी बीच में आप आ गए। परिणीति की बातों को सुनकर अंकुश अग्रवाल मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तो डॉक्टर इवान से इसलिए मिलने आया था क्योंकि मुझे उनसे रिपोर्ट लेनी है जो अभी आप पढ़ रही थी। वह क्या है ना, मेरी दादी हॉस्पिटल में एडमिट है। उनको एक मिनी अटैक आया था और उन्हीं को लेकर मैं यहाँ आया हूँ। अगर आपकी परमिशन हो तो क्या आप मेरी दादी से मिल सकती है? आप बहुत खूबसूरत हैं और आपके चेहरे से पता चल रहा है कि आप कितनी मासूम हैं। मेरी दादी को इस तरह के लोग काफी पसंद है। अंकुश ओबरॉय की बातों को सुनकर परिणीति ने टेबल पर रखी हुई रिपोर्ट को देखी, जो वह सच में पढ़े जा रही थी और उसमें से कुछ चीज उसे काफी अच्छी भी लगी, जो उसके समझने के लिए बहुत जरूरी थी, और रिपोर्ट को उठाकर वह देखते हुए कहती है, सच कहूँ तो मुझे इन सब का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैंने जितना पढ़ा है उससे ये पता चलता है कि आपकी दादी की तबीयत ज्यादातर बिगड़ी रहती है। अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं एक सलाह दे सकती हूँ? अगर उन्हें बार बार मिनी अटैक आता है तो आप उन्हें हेल्दी खाना दिया करें। रिपोर्ट में लिखा हुआ था वह जंक फूड बहुत खाती है। परिणीति की बातों को सुनकर अंकुश ओबरॉय मुस्कुराते हुए कहता है, क्या बात है, अपने रिपोर्ट पढ़ा और बता भी दिया और आप कह रही है कि आपको इसका नॉलेज नहीं है। कोई बात नहीं, मैं इस पर ध्यान दूंगा। वैसे भी डॉक्टर ने भी मुझे यही कहा था, पर क्या करूं? मेरी दादी बहुत जिद्दी है। अगर उन्हें जंक फूड नहीं मिलता है तो वह पूरे घर को सर पर उठा लेती है। इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या आप मेरी दादी से मिलना चाहेंगी? एक बार आप उन्हें समझा देंगी तो शायद वह मान भी जाए। अंकुश ओबरॉय की बातों को सुनकर परिणीति हैरानी में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह भला ये काम कैसे कर सकती है जबकि नायरा और इवान उसे वहां बिठाकर गए हैं। तभी अंकुश मल्होत्रा अपनी जगह से उठा और परिणीति का हाथ पकड़ के उसे केबिन से बाहर ले जाने लगा। वहां 3 बॉडीगार्ड जो पहले से मौजूद थे, वही देखकर हैरान थे। वह सब अपने बॉस को अच्छे से जानते थे, लेकिन यह शायद उनके बॉस के लिए पहली बार था कि वह किसी लड़की का हाथ खुद आगे पकड़ के जा रहे हैं। परिणीति हैरानी से अपने हाथों को देख रही थी, जिस पर अंकुश ओबरॉय का हाथ था। अंकुश बड़े ही नरमी के साथ उसे अपने साथ लेकर जा रहा था। जब तक वह लोग अंकुश के वीआईपी कमरे तक पहुंचे, तब जाकर परिणीति ने अपना हाथ अंकुश ओबरॉय से दूर किया और तुरंत उसे देखकर कहने लगी, आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं और आप मुझे यहाँ लेकर आ भी गए। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। उसने इतना ही कहा था कि तभी अंकुश ने उसका हाथ दोबारा पकड़ा और उसे कमरे के अंदर ले आया, जहां पर एक औरत बेड पर लेटी हुई थी और उसके सामने कुछ बॉडीगार्ड मौजूद थे। लेकिन उस औरत के चेहरे पर काफी ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं है। वही जैसे ही बूढ़ी औरत ने अपने पोते को देखा, उनकी आंखें चमक उठी। लेकिन उनसे भी ज्यादा उनको खुशी तब हुई जब उन्होंने अपने पोते के साथ किसी लड़की को देख लिया। तभी अंकुश मल्होत्रा अपनी दादी के पास आकर कहता है, दादी आपको जंक फूड खाने का बहुत शौक है ना? इनसे मिलिए, ये भी एक डॉक्टर है और इनका कहना है जंक फूड हमारे शरीर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अंकुश ओबरॉय की बात सुनकर परिणीति हैरानी में थी, क्योंकि उसने कब कहा कि वह एक डॉक्टर है। एपिसोड 44 ये बदल कैसे रहा है?
वह तो सब बता चुकी थी कि वह इवान की दोस्त है। वह ये सब सोच रही थी कि तभी एक नर्स जो वहां पर पानी की बोतल बदल रही थी, वह परिणीति को देखने लगी, जो थोड़ी देर पहले ही डॉक्टर इवान के साथ उसका चेकअप कर रही थी। और परिणीति के पेट दर्द में भी यही पता चला था कि वह जंक फूड काफी ज्यादा खाई है। तभी वह नर्स हंसते हुए परिणीति से कहती है, मैडम आप सच में इन्हें जंक फूड खाने से इनकार करवा रही है? क्या आपने इन्हें नहीं बताया कि आप भी यहाँ पर अपना पेट चेकअप करवाने आए हैं और आपकी रिपोर्ट में ये भी पता चला है कि आपने भी जंक फूड ज्यादा खाया है? बाय द वे मैडम, आपकी रिपोर्ट आ गई है और मैंने सर से बात कर ली है। उन्होंने अभी कहा था कि वह 10 मिनट बाद आपसे मिलेंगे, तो आप प्लीज 10 मिनट तक केबिन में पहुंच जाएगा। ये कहकर नर्स पानी की बोतल बदलकर वहां से चली गई। वही अंकुश ने जब परिणीति के चेहरे को देखा तो उसकी हंसी छूट गई, क्योंकि वह भी नर्स की बातों को सुनकर हैरान था। वह तो परिणीति को अपनी दादी माँ से मिलाने लाया था, ताकि उसकी दादी माँ को सलाह दे सके, पर यहाँ तो वह खुद जंक फूड खाने वाले निकली। पर कहीं ना कहीं परिणीति के लाल चेहरे को देखकर अंकुश के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। जब उसके सभी बॉडीगार्ड ने और खुद उसकी दादी ने ये देखा तो वह सब हैरान थे। ऐसा लग रहा था अस्पताल में दादी एडमिट नहीं है, बल्कि खुद अंकुश एडमिट होने आया है। ये जिंदगी में पहली बार था जब अंकुश किसी वजह से मुस्कुरा रहा था। अंकुश को जब एहसास हुआ कुछ लोग उसे देख रहे हैं, तब वह तुरंत गंभीर होकर परिणीति से कहता है, वैसे आपका शरीर जंक फूड लायक है या नहीं वह तो डॉक्टर बताएंगे, लेकिन आप खुद बताएं, क्या मेरी दादी को जंक फूड खाना चाहिए? अंकुश ओबरॉय की बातों को सुनकर परिणीति उसकी दादी को देखकर कहने लगी, वैसे मैं आप लोगों को जानती नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना कहूंगी कि हर तरह का जंक फूड हमारे शरीर के लिए सही नहीं है। जब मैं खुद वह सारी चीज घर पर बनाती हूँ तो मुझे कोई दर्द नहीं होता है। यहाँ तक कि मेरे पापा जो शुगर पेशेंट है, उनको भी मीठा खाने से मना किया जाता है। पर जब मैं कुछ भी मीठा बनाती हूँ तो वह बड़े ही शौक से खाते हैं, और उनसे उन्हें तकलीफ भी नहीं होती है। उन्हें तेल में तला हुआ खाना खाने से मना किया गया है और मैं उन्हें पकौड़ी देती हूँ। सोचिए, परिवार वाले भी मना कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वह इसलिए क्योंकि बाहर का जो जंक फूड होता है ना, वह एक दिन का नहीं रहता है, वह बनाया हुआ होता है, अगले दिन वापस गर्म कर दिया जाता है। अगर आपकी दादी को जंक फूड खाने का इतना ही शौक है, तो आप किसी अच्छे शेफ को बुलाकर उनके लिए कुछ बनवा क्यों नहीं देते हैं? वैसे मैं आपको कुछ रेसिपी दे सकती हूँ जो आपकी दादी को बहुत पसंद आएंगी। परिणीति की बातों को सुनकर अंकुश की दादी खुश होकर कहती है, नहीं नहीं, तुम मुझे रेसिपी मत दो। तुम एक काम करो, तुम मेरे घर चली आना और अपने हाथों का कुछ बना देना, या फिर तुम मेरे घर के नौकरों को कुछ सिखा देना, ताकि वह मेरे लिए कुछ ना कुछ बनाते रहे। देखो, मना मत करना। मैं चाहती हूँ कि मैं इस दुनिया से जाने से पहले वह सब कुछ खा कर जाऊं, और तुम्हें तो पता है ना मेरा पोता कितना, मेरा मतलब तुम भले ही मेरे पोते को नहीं जानती हो, लेकिन तुमने देखा ना वह कैसे मुझे बाहर का खाने से मना करता रहता है, और मैं हूँ कि बाहर का खाना चाहती हूँ। इसलिए मुझसे वादा करो कि तुम मेरे घर आओगी और मुझे कुछ अच्छा सा खिलाओगी। अंकुश के दादी की बातों को सुनकर परिणीति हैरानी से कहती है, लेकिन मैं कैसे? मतलब मैं तो जानती भी नहीं हूँ कि आप लोग रहते कहाँ हो, और उससे भी बड़ी बात, मैं तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। परिणीति की बातों को सुनकर बॉडीगार्ड और दादी दोनों ही हैरान थे, क्योंकि वो अंकुश ओबरॉय को नहीं जानती थी। इस दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस है तो एक है अभिमन्यु मल्होत्रा और दूसरा है अंकुश ओबरॉय, और भी ऐसे कई लोग जो काफी ज्यादा फेमस है। ऐसे में परिणीति इतने फेमस लोगों को नहीं पहचानती है, तो भला वह पहचानती किसको है? सब बॉडीगार्ड ये सोच रहे थे कि तभी एक बॉडीगार्ड जो अंकुश का पर्सनल बॉडीगार्ड था, वह परिणीति को देखते हुए कहता है, क्या आप सच में हमारे सर अंकुश ओबरॉय को नहीं जानती हैं? मेरा मतलब ऐसे बहुत लोग हैं जो इन्हें जानते हैं, खास करके इस शहर में रहकर। बॉडीगार्ड की बात सुनकर परिणीति कंफ्यूज होकर उसे देख रही थी।
तभी उसने देखा उसके फोन पर नायरा का कॉल आ रहा है। ये देखकर वह तुरंत अपना फोन बंद करके अंकुश को देखकर कहने लगी, मुझे अब जाना होगा, मेरी दोस्त मुझे बुला रही है। आपका शुक्रिया जो आप मुझे यहाँ लेकर आए। ये कहकर परिणीति जल्दी जल्दी में वहां से जाने लगी, लेकिन अचानक भागने की वजह से उसे वापस अपने पेट में दर्द महसूस हुआ और वह तुरंत अपना पेट पकड़ के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। अंकुश ओबरॉय ने जब ये देखा तो वह तुरंत अपना सारा काम धाम छोड़कर परिणीति को संभालने के लिए उसके पास आ गया। उसकी दादी जो ये सब काफी ज्यादा गंभीर होकर देख रही थी, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह अपने पोते को ऐसा करते हुए पहली बार देख रही थी। घर में और भी औरतें हैं लेकिन अंकुश उनमें से किसी को पसंद नहीं करता है। उसे ऐसा लगता है सभी लड़कियां उसके परिवार जैसी होती हैं जो सिर्फ अपनों से मतलब रखती हैं। लेकिन पता नहीं वह पहली बार मिलते ही परिणीति की इतनी फिक्र क्यों कर रहा था। इधर अंकुश ने जैसे ही परिणीति को संभाला, तभी परिणीति अंकुश से दूरी बनाकर उसे देखकर कहने लगी, आप प्लीज अपनी दादी के पास रहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अभी मैं डॉक्टर से मिलने भी जा रही हूँ। ये कहकर परिणीति बिना अंकुश के चेहरे को देखे वहां से चली गई। परिणीति जैसे ही इवान के केबिन में आए, उसने देखा इवान और नायरा परेशान होकर केबिन में घूम रहे हैं। जैसे ही इवान ने परिणीति को देखा, वह एक चैन की सांस लेकर कहता है, भाभी आप कहाँ चली गई थी? मैंने कहा था ना आपको और नायरा को यहीं रहने के लिए, और अगर नायरा ने आपको यहाँ बिठाया था तो आप ऐसे ही बिना बताए कहाँ चली गई? आपको पता है हम दोनों कितना घबरा गए थे और आपने हमारा कॉल भी रिसीव नहीं किया। इवान की बातों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से परिणीति ने उसके पास आकर उसे सब कुछ बताया जो अभी उसके केबिन में हुआ था और वह किस तरह से अंकुश ओबरॉय के साथ उसकी दादी से मिलने गई थी। एपिसोड 45 मुझे अब डर लग रहा। परिणीति के मुंह से अंकुश ओबरॉय सुनकर नायरा के एक्सप्रेशन नॉर्मल ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन इवान जो मुस्कुरा रहा था, उसकी मुस्कुराहट अचानक से गायब हो गई और वह तुरंत परिणीति के सामने आकर उसे देखते हुए कहने लगा, आप अंकुश मल्होत्रा से मिलकर आए हैं, लेकिन आप उनके पास क्या कर रही थी? मैं आज ही उसकी दादी का चेकअप कर रहा था और यह सच है कि उनकी दादी बहुत ज्यादा जंक फूड खाती है, जिसकी वजह से उन्हें बार बार किसी न किसी वजह से अटैक आते रहते हैं। लेकिन अंकुश ओबरॉय को जब पता है आप डॉक्टर नहीं हैं, तो वह आपको लेकर क्यों गया था और आप उनके साथ क्यों गई थी? आपको मेरा इंतजार करना चाहिए था भाभी, आपको ऐसे ही किसी के साथ नहीं जाना चाहिए। इवान को इतना गुस्सा करते हुए देखकर परिणीति एक पल के लिए घबरा गई। वही नायरा भी इवान के गुस्से को देखकर डरी हुई थी। वह तुरंत परिणीति के सामने आकर इवान को देखकर कहती है, भाई आप परिणीति पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? वह बेचारी तो बस आपकी मदद कर रही थी और आप इसी पर चिल्ला रहे हो, और अगर वह अंकुश ओबरॉय से मिलने चली भी गई तो इसमें क्या दिक्कत है? वह भी तो एक इंसान ही है, कोई शैतान थोड़ी है। नायरा की बातों को सुनकर इवान को एहसास हुआ, सच में वह गुस्से में आकर परिणीति पर चिल्लाने लगा था। वह तुरंत अपने गुस्से को काबू करके परिणीति के सामने जाने लगा, लेकिन परिणीति डर की वजह से 2 कदम पीछे हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे इवान गुस्से में उस पर हाथ उठा देगा। जब इवान ने ये देखा तो उसे काफी बुरा लगा और वो तुरंत माफी मांगते हुए कहने लगा, आई एम सॉरी भाभी, मैं आप पर गुस्सा नहीं करना चाहता था। वह ज्यादा काम करने की वजह से मैं कुछ ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। आई एम रियली सॉरी, प्लीज मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, और मैं अंकुश चोपड़ा की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वह इंसान बहुत ज्यादा बेकार है। आप हो सके तो प्लीज उससे दूरी बनाकर रखिएगा, और प्लीज मेरी आखिरी बात, आप प्लीज मुझे बताएं क्या आप उसे बता चुकी हैं कि आप अभिमन्यु मल्होत्रा की पत्नी है? इवान की बातों को सुनकर परिणीति उसे देखते हुए कहने लगी, नहीं, अभिमन्यु जी ने खुद मुझे ये बात बाहर किसी को नहीं बताने के लिए कही थी कि मैं उनकी पत्नी हूँ, और जब अंकुश ओबरॉय ने मुझसे ये पूछा तो मैंने उन्हें बता दिया कि मैं आपकी दोस्त हूँ। क्या मुझे यह नहीं कहना चाहिए था? मुझे माफ कर दीजिए,
मैं अगली बार से हर काम आपसे पूछकर करूंगी और मैं हॉस्पिटल में नहीं आऊंगी। मैं सच कह रही हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो यहाँ बैठकर आप लोगों का इंतजार कर रही थी। अंकुश चोपड़ा अचानक से केबिन में आ गया और मुझे बोलने का मौका भी नहीं दे रहा था। वह खुद मेरा हाथ पकड़ के अपनी दादी के पास लेकर चला गया और जब मैंने उनकी दादी को देखा तो मैं अंकुश ओबरॉय की बातों को भूल चुकी थी और फिर जब मैं उनकी दादी से मुलाकात करने के बाद वापस आ रही थी तो मेरे पेट में दोबारा दर्द होने लगा। मैं वादा करती हूँ मैं अगली बार से हॉस्पिटल नहीं आऊंगी। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको कॉल करके बता दूंगी। मैं अब यहाँ से चलती हूँ। ये कहकर परिणीति घबराते हुए नायरा का हाथ पकड़ के वहां से जाने लगी। लेकिन तभी इवान ने परिणीति का दूसरा हाथ पकड़ के उसे रोकते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी भाभी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप ऐसे मुझे देखकर घबराना बंद कीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बहुत गलत काम कर दिया है। प्लीज आप मेरे साथ फ्रेंडली ही रहा कीजिए। मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। अगर आप यूं चले जाएंगी तो मैं यहीं पर रोने लगूंगा। इवान को इतना प्यार से मनाते हुए देखकर नायरा परिणीति से कहती है, परिणीति इनाम भाई इतने प्यार से किसी से बात नहीं करते हैं। तुम बहुत लकी हो जो मेरे भाई तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो उन्हें माफ कर दो। सच में अस्पताल में ज्यादा कम रहने की वजह से वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तुमने देखा नहीं कैसे जब हम आए थे तब ये केबिन में नहीं थे और तुम्हारा चेक करने के बाद ये दोबारा ऑपरेशन करने के लिए चले गए थे। नायरा की बात सुनकर परिणीति ने उसे देखा। फिर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर वह इवान को देखकर कहने लगी, मुझे आपकी बातों का बुरा नहीं लगा। मैं डर गई थी कि कहीं मेरी वजह से आपको नुकसान न पहुंचा हो। वैसे आप क्या अंकुश ओबराय से डरते हैं, जो उसका नाम सुनकर इतना घबराने लगे? वह तो एक नॉर्मल इंसान है ना और मेरी मुलाकात उससे हुई थी। वह बहुत अच्छा है। वह मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रहा था। परिणीति की बातों को सुनकर इवान उसे सोफे पर बिठाते हुए कहने लगा, अंकुश ओबराय की बातें छोड़िए। वह एक नॉर्मल इंसान है। मुझे उसका कोई डर नहीं है। बस वह जिस तरह से लोगों की बेइज्जती करता है, मुझसे वह बर्दाश्त नहीं होता। आज तक मेरी मुलाकात उससे कई बार हुई है, लेकिन वह तो शुक्र है कि मैंने उसे उतनी वैल्यू नहीं दिया। पर फिलहाल के लिए आप उसकी बातों को इग्नोर कीजिए और अपने बारे में बताएं। क्या आपको फिर से दर्द हो रहा था? इवान की बातों को सुनकर परिणीति मुस्कुराते हुए कहती है, मैं अब ठीक हूँ। वह नर्स ने मुझे दवाई दी थी, जिसकी वजह से मुझे हल्का सा दर्द हुआ, लेकिन उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। वैसे अब मैं ठीक हो गई हो तो क्या मैं घर जा सकती हूँ? परिणीति की बातों को सुनकर इवान मुस्कुराते हुए कहता है, अब आप जब घर जा ही रही है तो बस आधा घंटा और इंतजार कीजिए। मैं अपना काम खत्म करके आप लोगों के साथ चलता हूँ। वैसे भी हम तीनों एक साथ डिनर पर नहीं गए हैं, तो आज मेरी तरफ से डिनर की पार्टी होगी। ये कहकर इवान ने नायरा को देखकर इशारा किया और अपना कुछ मेडिकल का सामान लेकर केबिन से तुरंत बाहर चला गया। केबिन से बाहर आते ही उसने एक लंबी सांस लिया और तुरंत अपना फोन निकालकर अभिमन्यु को कॉल किया। अभिमन्यु ने जैसे ही कॉल उठाया, इवान ने घबराते हुए कहा, भाई आज भाभी की मुलाकात अंकुश ओबराय से हो गई और अंकुश ओबरॉय खुद भाभी को लेकर अपनी दादी के पास चला गया। मुझे इस बारे में नहीं पता था। मुझे ध्यान भी नहीं रहा। इवान की बातों को सुनकर फोन की दूसरी तरफ से अभिमन्यु ने गुस्से में कुछ कहा, जिसे सुनकर इवान फोन रखकर मन ही मन खुद से कहने लगा, अंकुश ओबरॉय का बच्चा, यह इंसान सुधर नहीं सकता है। क्या अब इस गधे की वजह से मुझे डांट पड़ने वाली है? अगर मैं ये बात भाई को नहीं बताता तो भाई को ये बात खुद पता चल जाती और भाई मेरी जान ले लेते। इससे पहले कि भाई का गुस्सा भाभी पर निकले, मुझे माहौल को संभालना होगा। ये सोचकर इवान तुरंत वहां से पेशेंट के कमरे की ओर बढ़ गया। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।